आज की आज की अपनी तीसरी क्लास में। और अभी तक की पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच डिफरेंस देखा था और कांस्टेंट और वेरिएबल की डिफिनीसन देखी थी। ठीक है, इसके बाद अब कुछ एक एग्जांपल रह गया था वेरिएबल का, उसको ध्यान समझ लीजिएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कांस्टेंट का मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू जो अनचेंज रहे, द वैल्यू विच रिमेन अनचेंज दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट। और जो आपका वेरिएबल है वो चेंजेबल होता है। जी हाँ, वो परिवर्तित हो सकता है। वेरिएबल का जो नेचर है वो चेंज होने वाला ही है। सिंपल सी बात है कि अगर आपने किसी भी एक वेरिएबल को चुना हुआ है या किसी भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है तो उसमें जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। मतलब अभी जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा इसकी केवल और केवल परिभाषा को लिया था, लेकिन इस वाली क्लास में हम इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे और बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है। और एग्जांपल क्या है आप देख लीजिएगा। और वो एग्जांपल ये आपके सामने है और बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है। Here 3 is stored in a memory location and a name x is given। उससे पहले एक चीज़ मैं जो आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे कंप्यूटर मेमोरी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और उन्हें हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सेल हो या मेमोरी ब्लॉक हो एक ही चीज़ है, तो एक प्रकार का वेरिएबल ही होता है। तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, क्योंकि जिस सेल में हम वैल्यू स्टोर करने वाले हैं वहाँ तक हमें पहुँचना भी तो है। जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया x, या हमने एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हमें कोई एक वैल्यू स्टोर करनी है, और जब हम उस वैल्यू को यूज़ करेंगे तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि वो वैल्यू कहाँ पर है। इसीलिए हम उस मेमोरी ब्लॉक का, हम उस मेमोरी सेल का एक नाम देते हैं। इसीलिए ये नामकरण वाला सिस्टम तो मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि भाई जब तक वेरिएबल का नाम नहीं लिखेंगे तब तक वेरिएबल पावर में ही नहीं आएगा, वेरिएबल अपना काम ही नहीं कर पाएगा। आपको काम वेरिएबल के नाम के साथ ही करना है। आप जब भी प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे तो मेन फंक्शन के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है, क्योंकि आप अपने प्रोग्राम में जो वैल्यू यूज़ कर रहे हैं जब तक आप उसको कहीं स्टोर नहीं करेंगे, जब तक कोई भी एक ऐसा टोकन्स नहीं होगा जो इसको स्टोर करे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो इसीलिए मेन फंक्शन के आप देखेंगे तो मेन फंक्शन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो डिक्लेरेशन सेक्शन ही होता है। वहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। वैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, हेयर 3 इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी लोकेशन एंड अ नेम x इज गिवन टू इट। मतलब कहने का मतलब एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें 3 स्टोर किया गया है और उस मेमोरी लोकेशन का नाम दिया गया है x। उसके बाद देन वी आर असाइनिंग अ न्यू वैल्यू 5 टू द सेम मेमोरी लोकेशन, और हम उसके बाद उसी मेमोरी लोकेशन में हम 5 स्टोर कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, सीधा और सीधा वेरिएबल के नेचर के अनुसार कार्य होगा, नेचर के अकॉर्डिंग काम होगा। कैसे, वेरिएबल का नेचर है कि वो एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर करेगा। अगर उसके पास कोई वैल्यू है और उस पर अगली वैल्यू आएगी तो उसकी पिछली वैल्यू ओवरलैप हो जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। मतलब अगर x में आपने पहले 3 स्टोर कर रखा था और अब बाद में उसमें 5 स्टोर कर रहे हैं तो 3 हटकर सिर्फ और सिर्फ 5 ही रह जाएगा, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी क्वालिटी है, ये उसका नेचर है। आप डेली लाइफ में देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करती हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुत्ता है तो कुत्ता का नेचर स्ट्रेंजर्स को देखकर भौंकने का होता है। मतलब ये एकदम अलग है हमारे विषय से, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर, इजी एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो जो चीज़ें उनको भी आप ध्यान समझिएगा। तो कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ पर जो इस वाली वीडियो में थोड़ा सा एग्जांपल बता दिया, और आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपको फिगर के साथ भी यहाँ पर समझाया गया है, आप देख लीजिएगा। सिंस द लोकेशन हुज नेम इज x कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट x इज नोन एज अ वेरिएबल एज अगेंस्ट दिस 3 और 5 डू नॉट चेंज हेंस आर नोन एज कांस्टेंट। कहने का मतलब अगर आपने इसको कांस्टेंट कर दिया गया है तो फिर चाहे उसमें 3 हो चाहे उसमें 5 हो, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी एक ही में अलग अलग बार डाल रहे हैं, अब जैसे यहाँ पर आपने 3 डाला तो यहाँ पर तो 3 है, लेकिन जब इसमें 5 आया तो 3 गया। देखिए ये वही मेमोरी लोकेशन है,
जहाँ पर थोड़ा देर पहले 3 स्टोर था, लेकिन अब वहाँ 3 नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या असाइन कर दिया, 5 असाइन कर दिया। आप इसको थोड़ा सा जानते होंगे, जो बच्चे इसको पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे असाइनमेंट ऑपरेटर है, और असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में आकर असाइन हो जाएगी। चलिए उसके बाद शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सी कांस्टेंट। कांस्टेंट मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। अब आप बोलेंगे सर कांस्टेंट का क्या मतलब है, तो कांस्टेंट मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है। चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि प्रत्येक ऐसी वैल्यू, मतलब एवरी वैल्यू विच रिमेन अनचेंज्ड, कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो बदले ना, वो हमारी क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। जैसे 1 2 3 5, आप लोगों ने, अगर आप मैथमेटिक्स से हैं या मैथमेटिक्स से नहीं भी हैं, तो फिर भी क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स तो लगभग सब लोगों ने पढ़ी होगी, और उसमें आप लोगों ने आराम से कांस्टेंट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। यहाँ तक कि आप लोगों ने फिजिक्स में भी कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा। कांस्टेंट मीन्स द वैल्यू विच रिमेन अनचेंज्ड। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको आप देखिएगा, सी कांस्टेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरी। सी लैंग्वेज में आपके कांस्टेंट को 2 बड़े भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका प्राइमरी कांस्टेंट और दूसरा भाग है हमारा सेकेंडरी कांस्टेंट। जी हाँ, अब ये है क्या, तरह से इनको देख लीजिएगा। दिस कांस्टेंट आर फर्दर कैटेगराइज एज शोन इन फिगर 1.4। फिगर 1.4 में शायद इनको दिखाया गया है, आप इनको आराम से देख सकते हैं। जी हाँ, लीजिए सी कांस्टेंट, ये आपके 2 प्रकार के हैं, एक है हमारा प्राइमरी और दूसरा है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक। प्राइमरी मीन्स प्रिमिटिव, मूल, जो हमारे प्रिमिटिव्स हैं वही हमारे कांस्टेंट प्राइमरी कांस्टेंट कहलाते हैं। प्राइमरी का मतलब जो पहले से दिए गए हैं, जो पहले से हम लोगों को सी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए गए हैं, वही हमारे प्राइमरी कांस्टेंट कहलाते हैं। और प्रोवाइड कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमारे पास 3 चीज़ें जो हमारे सामने प्रोवाइड है, यही है इंटीजर, रियल और फिर कैरेक्टर। उसके बाद तो प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, और सेकेंडरी कांस्टेंट एरे, पॉइंटर और स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, ये आपके बहुत सारे। तो कहने का मतलब जो, मतलब ऐसे कांस्टेंट जो हमको सी लैंग्वेज में पहले से प्रोवाइड किए गए हैं वो हमारे प्राइमरी कांस्टेंट कहलाते हैं, और ऐसे कांस्टेंट जो इनसे मिलकर बने वही हमारे सेकेंडरी कांस्टेंट्स कहलाते हैं। कभी कभी हम लोग इसको डेटा टाइप के नाम से भी जान लेते हैं। भाई डेटा टाइप मीन्स क्या, जिस डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप, उसका प्रकार, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं उसका टाइप। जैसे हमें अगर इंटीजर डेटा यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, रियल नंबर्स यूज़ करना है या कैरेक्टर्स यूज़ करना है, तो वो आपके चॉइस के ऊपर है कि आप अपने प्रोग्राम में किस प्रकार के डेटा को यूज़ करने वाले हैं। आई होप डेटा की परिभाषा सब कुछ जानता होगा। उसके बाद सेकेंडरी कांस्टेंट एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम। तो अभी ये काफ़ी आगे चीज़ें हैं, लेकिन इतनी बात जो आपके समझने वाली चीज़ें वो ये हैं कि ये सारे की सारे सेकेंडरी कांस्टेंट प्राइमरी कांस्टेंट की सहायता से ही बनते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट के हेल्प से ही बनते हैं। अगर हमको प्राइमरी कांस्टेंट्स के बारे में नहीं पता तो सेकेंडरी कांस्टेंट के बारे में आप सीखना भूल जाइए। पहले आपको प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में सीखना पड़ेगा, फिर आप सेकेंडरी कांस्टेंट के बारे में सीखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए चीज़ों को थोड़ा सा और देखेंगे। और जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, एट दिस स्टेज वी वुड रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू ओनली प्राइमरी कांस्टेंट। जैसा कि इन लोगों ने भी यहाँ पर बताया हुआ है कि पहले हम लोग प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद फिर आगे की चीज़ें देखी जाएंगी। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि जो चीज़ें जिनकी हेल्प से बन रही हैं, जब तक हमें वो नहीं आएगा तब तक वो कैसे आएगा। कहने का मतलब सेकेंडरी कांस्टेंट प्राइमरी कांस्टेंट की हेल्प से ही बनते हैं। सेकेंडरी बनाना तो पहले प्राइमरी तो सीखना ही पड़ेगा, उसके आगे। अब ये चीज़ यहाँ पर कुछ खास नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आपके समझने वाली है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, और वैसे भी आप जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार बता दूँ। तो यहाँ पर इसके कोई रूल्स नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे जो इसको ईजिली समझिएगा। और इंटीजर कांस्टेंट, जी इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ऐसी संख्या जो कंप्लीट हो, जो पूर्ण हो। कहने का मतलब 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं या इनसे मिलकर बनने वाली नंबर्स, 0 से 9 तक की नंबर या इनसे मिलकर बनने वाली नंबर, यही हमारी इंटीजर नंबर कहलाती है। और इसकी रेंज, और हाँ रेंज का क्या मतलब, जरा इसको भी ध्यान समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो उसकी रेंज लिखी हुई है, ये लिखी हुई है -32768 to 32767, मतलब -32,768 से +32,767। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान समझिएगा
कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में इस रेंज के बीच का कोई भी नंबर यूज़ कर रहे हैं तो उस नंबर को स्टोर करने के लिए आपको कोई एक इंटीजर वेरिएबल लेना होगा, कोई एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। अब जैसे आप देख सकते हैं -32,768 से +32,767। अब जैसे मान लीजिए आपको 5 स्टोर करना है, आपको 5 जोड़ना है, आपको 3 जोड़ना है, तो आप देख लीजिए 5 इस रेंज के बीच है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। 3 इस रेंज के बीच है तो बिल्कुल है। अब जैसे आपको 50,000 मतलब 50,000 + 50,000 करना है तो फिर चीज़ें कैसे होंगी? ऐसी होंगी। अब जो आपका 50,000 है वो 32,767 से बड़ा है, इसलिए अब ये संख्या आप इंटीजर वेरिएबल में नहीं ले सकते। आगे चलकर इसके लिए एक जो है एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई, कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट किए गए हैं, उसको हम आगे चल के देखेंगे। जैसे कि आप जो है एक डेटा टाइप और जानते होंगे, वो इसी का जो है हमारा मतलब इसी का सब डेटा टाइप होता है, इंटीजर का सब डेटा टाइप होता है वो, जिसको हम लोग लॉन्ग इंट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें इसकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें लगभग आप किसी भी नंबर को, कितने भी बड़े नंबर को आसानी से अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जोड़ने का प्रोग्राम हो या घटाने का प्रोग्राम हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, यहाँ तक कि मल्टीप्लिकेशन में भी इतनी में चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अगर नहीं होंगी तो फिर हम देखेंगे। चलिए, यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ बताई गई है कि फॉर अ 16-bit कंप्यूटर लाइक टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस द रेंज इज -32768 to 32767. For a 32-bit compiler, the range would be given greater. Question like what exactly do you mean by a 16-bit or 32-bit computer? What range of an integer constant has to do with the type of compiler, and such question are discussed in detail in chapter 16. तो कहने का मतलब है कि अगर आपको 60-bit कंपाइलर और 32-bit कंपाइलर में अंतर जाना है तो आप खुद 16th ऑफ चैप्टर को डिस्कस करना पड़ेगा, तो अभी काफ़ी दूर है, इसलिए आप केवल इतना समझ जाइए। मैं थोड़ा सा और आपको इसको जो एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपकी रेंज है 16-bit कंपाइलर में -32768 से लेके आपका 32,767 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पुराने कंपाइलर्स हैं, जैसा कि आप देखते होंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसे ही आते हैं 16-bit 32-bit, जैसे जैसे वर्जन बढ़ता जाता है उसका साइज भी बढ़ जाता है, उसके बिट भी बढ़ जाते हैं, उसके बिट्स भी बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब जो पुराने कंपाइलर आते थे उसमें इंटीजर केवल इतनी ही रेंज रहती थी। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की किसी भी वैल्यू को यूज़ करना चाहते हैं या इस मतलब इस रेंज की किसी भी वैल्यू को प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक इंटीजर वेरिएबल लेना होगा। आपको पता है नंबर हम प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, और जब स्टोर करना पड़ेगा तो उसके लिए एक ऐसा टोकन यूज़ करना पड़ेगा जिसकी प्रॉपर्टी किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने की हो। तो जी हाँ, हमारे पास एक ऐसा ही टोकन है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर क्या क्षमता है, ये किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में, क्योंकि आपको पता है अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो चीज़ें थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाती हैं, इसके बाद आगे देखते हैं।